हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। तो हमारी विशेषण और विशेष्य की पहली क्लास हो चुकी थी, जिसमें हमने मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट और थोड़े जो हमारे इसमें जो भी डिफिनीशंस वगैरह थी उनको क्लियर कर लिया था। अब जो हमारी अगली नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम क्या करेंगे, हम अपने विशेषण विशेष्य वाले टॉपिक को पूरी तरह से एकदम कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इस क्लास को रिवाइज करिए और उसके बाद अपने जो PYQs हैं, जो भी आपकी प्रैक्टिस यहाँ से रहती है उसको करते रहिए। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो पहली क्लास थी वो आपको बहुत बेहतरीन अंदाज में समझ में आई होगी और सेकंड क्लास भी आपके लिए बेहतरीन ही रहेगी, क्योंकि आप जब यहाँ से पूरी तैयारी कर लेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपको किसी भी बुक से या कहीं से भी पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। बस टॉपिक को क्लियर करिए और अपने PYQs को सॉल्व करिए। और आपके एग्जाम की डेट भी बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। पूरी आयोग ने पूरी पूरी तैयारियां मतलब शुरू कर दी हैं आपके एग्जाम कराने की, और आपकी जो डेट है उसी डेट पे आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अभी जो हमारी एक क्लास रह गई थी उसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हमारे जो यहाँ से PYQs बनेंगे उनको भी करवा देंगे। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करिए और एग्जाम आपका बहुत 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 ज्यादा करीब आ चुका है। अपना ख्याल रखिए और अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए। तो चलिए अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हम तो यहाँ से कंप्लीट कर चुके थे कि विशेषण क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे क्लास को, तो हमारा क्या हो जाता है, माइंड जो है वहां पर सेट हो जाता है कि हमें कॉन्सेप्ट को कहाँ से कैच करना है। तो देखिए, पहली क्लास हम यहाँ से शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। हमारा पहला क्या था, विशेषण। विशेषण क्या है? विशेषण बताया था आपको कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य क्या होता है? विशेष जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। अब इसके साथ हमने एक कॉन्सेप्ट और क्लियर किया था यहाँ पे, प्रविशेषण। वो क्या था, प्रविशेषण। प्राविशेषण, प्राविशेषण क्या है, प्राविशेषण हमारा वो देखिए यहाँ पर प्र लगा हुआ है और विशेषण साथ में आ रहा है। हमने क्या कहा था, हम अपने चैनल पर आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करते हैं कि आपको चीजें रटनी ना पड़े, बिना रटे यहाँ पर जब एक बार आपने पढ़ लिया वो चीजें आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए। तो रटने से बचिए और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, क्योंकि समझा हुआ जो होता है ना, वो एग्जाम हॉल में हम कितने भी प्रेशर में हो, हमारा माइंड कितना भी ज्यादा डिस्टर्ब हो, लेकिन हमें वो चीजें याद रहती हैं। और क्वेश्चन कहीं से भी घूम फिर के आ सकता है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आपको डिफिनीशन वाइज या जैसे आपने पढ़ा है वैसा ही क्वेश्चन आएगा। आपका क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बस आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जब हम समझ के चीजों को पढ़ेंगे तभी हमारी क्लियरिटी होती है वहां पे। तो हमारा प्रविशेषण क्या है, वो शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। इसके साथ ये हमारी चीजें क्लियर हो गई थी। हमने पढ़ा था कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो हमारे विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, उसमें अभी आगे देखेंगे कौन कौन से हैं। और इसके साथ हमने एक चीज और पढ़ी थी, इनको हमने क्या किया था, शब्दों के साथ क्लियर किया था कि पीला कपड़ा है, सफेद मकान है या काली गाय है। इस तरीके से हमने क्या किया था, छोटे छोटे शब्दों को लेकर विशेषण और विशेष्य के टॉपिक को क्लियर किया था। उसके बाद अब देख लेते हैं, एक पूरा वाक्य लेते हैं और वाक्य में पूरी तरह से देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हम इसको समझेंगे। तो देखिए, पहला वाक्य लेते हैं, राम ईमानदार व्यक्ति है या लड़का है, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, व्यक्ति है। अब देखिए यहाँ पर ईमानदार हो गया, इसके साथ हम यहाँ पर एक शब्द और लेते हैं, बहुत ईमानदार, बहुत। अब देखिए तो यहाँ पर हमारा राम क्या है, ये जो हमारा है राम, ये क्या है, और ये हमारा ईमानदार, ये क्या होगा, वो क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता क्या कहलाता है, ये राम जो है ये भी हमारी संज्ञा है। और देखिए सर्वनाम यहाँ पर संज्ञा, संज्ञा हो गया, या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा, तो यहाँ पर संज्ञा यूज हो रही है। और संज्ञा की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, ईमानदार शब्द क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया, क्या हो गया, विशेषण। और अब देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है, विशेष्य। तो राम हमारा क्या हो गया, विशेष्य हो गया।
अब आगे क्या है, राम बहुत ईमानदार व्यक्ति है, बहुत, तो यहाँ पर बहुत शब्द क्या है, बहुत हमारा हो गया प्रविशेषण। अब देख रहे हैं आपको ये सारे मतलब एक ही सेंटेंस में आपको जो भी पहली जो हमारी क्लास थी वहां पर यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो गई। तो चलिए अब देखते हैं हमारी आज की डिफिनीशन क्या रहने वाली। हमने क्या पढ़ा था कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, विशेषण के कितने प्रकार थे हमारे, 4 थे। पहला क्या था, गुणवाचक विशेषण, दूसरा क्या था, संख्यावाचक विशेषण, फिर क्या था, सार्वनामिक विशेषण, और क्या था, एक हमारा क्या था, परिमाणवाचक विशेषण। तो ये हमारे सारे क्लियर हो गए। अब हम पहले से शुरू करते हैं। पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या आएगा, इसको समझते हैं। पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, दोष रूप आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, आदि के बारे में हमें पता चलता है, वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण। कहते नहीं उसमें गुण क्या है, मतलब राम तो एक लड़का है, लेकिन उसका गुण क्या है कि वो एक अच्छा लड़का है, या मोहन जो है वो ईमानदार है, तो उसका गुण क्या हो गया, ईमानदार हो गया। तो ये जैसे वहां पर लड़कियों की एक कतार है, ये यहाँ पर क्यू में बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं, लेकिन आपको किसी एक लड़की के बारे में जानना है तो क्या कहेंगे, वो वाली लड़की जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है। किस कलर की, ब्लू कलर की। तो उसकी विशेषता क्या हो गई यहाँ पर कि उसने नीले रंग की शर्ट पहनी है। तो नीला रंग यानी रंग का हमें क्या पता चल गया, रंग से पहचान हो गई उसकी। तो वही तो है गुणवाचक, यानी किसी का दोष, रंग, रूप, स्वभाव, अवस्था, इन सब के बारे में पता चले तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा गुणवाचक विशेषण। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या रहेंगे। साहिल आत्मविश्वासी लड़का है, वह आदमी मोटा है, गाय सफेद है। अब देखिए यहाँ पर पहचानते हैं कि हमारा गुणवाचक विशेषण यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए साहिल तो संज्ञा है, वह सर्वनाम है, गाय संज्ञा है। अब देखिए क्या है उसकी विशेषता, क्या है उसका गुण, क्या है कि वो कैसा लड़का है, आत्मविश्वासी लड़का है। और वह आदमी कैसा है, वह आदमी तो है लेकिन वो कैसा है, मोटा है। और गाय कैसी है, गाय कैसी रंग की है, सफेद रंग की। यानी ये सारी चीजें क्या है, इनकी पहचान बता रही हैं, इनका गुण बता रही हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। तो हमारे यहाँ से आपको समझ में आ गया गुणवाचक विशेषण क्या है। चलिए अब अपना नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। ये देखिए गुणवाचक विशेषण के प्रकार। अब गुणवाचक विशेषण की डिफिनीशन तो पता चल गई, जिससे किसी का रंग, गुण, दोष, दशा, अवस्था, इसके बारे में पता चले हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन अब गुणवाचक विशेषण के भी कई प्रकार हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इस वजह से डिफिनीशन तो हमें याद हो गई। अब हमें इन शब्दों को समझना है कि ये शब्द कौन सा बोध करा रहा है, किसका बोध करा रहा है। देखिए गुणवाचक विशेषण निम्न प्रकार के होते हैं। अब ये इनके ऐसा नहीं 2 प्रकार के हो, 3 प्रकार के, ये कई प्रकार के हो जाते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा गुणबोधक, जिससे किसी के गुण का पता चले, जिससे किसी के गुण की पहचान हो। जैसे वो अच्छा है, या वो व्यक्ति भला है, या वो शिष्ट है, या वो बहुत दानी है, या वो कैसे स्वभाव का है, शांत स्वभाव का है, वो बहुत कपटी है, वो पापी है, वो न्याय करता है, न्यायी है, वो अपनी बात का पक्का है, ये भाषा बहुत ही सरल है, वो बेहद सीधा व्यक्ति है। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे गुणबोधक हो गए, जिससे हमें उस व्यक्ति के या उस वस्तु के बारे में क्या पता चला, गुण का बोध हो गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, दोष बोधक। अब ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति में गुण ही गुण होंगे, दोष भी होते हैं किसी भी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में। ये सारे क्या है, उनके दोष हैं। जैसे बुरा व्यक्ति, अनुचित शब्द, झूठा व्यक्ति, पापी इंसान, दुष्ट व्यक्ति, अशिष्ट व्यवहार, ढीठ इंसान, कंजूस व्यक्ति, कामचोर लड़का, दुरात्मा या निर्दयी या बेकार।
जैसे किसी के पास कोई काम ना हो तो वो क्या कहेगा, बेकार। तो अब देखिए ये सारे दोष वाले हो गए हमारे। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है, रंग बोधक, जिससे हमें क्या होगा, किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के, किसी स्थान के या किसी कपड़े के बारे में क्या पता चलेगा, गुण बोधक। विशेषण, अब देखिए यहाँ पर विशेषण शब्द यूज हो रहा है। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है वो क्या कहलाता है, हमारा विशेषण। उसी से देखिए ये सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषताएं ही तो बता रहे हैं कि वो कपड़ा कैसा है, चमकीला है, ये बोर्ड कैसा दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत क्लियरिटी दिख रही है, और वो कैसी है, बहुरंगी है, कपड़ा कैसा है, नीला है। ये सारी चीजें आप कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी चीजें भी क्लियर होती रहेंगी। अब देखिए काल बोधक, जैसे काल बोधक व्यक्ति, अब ये काल वो कृष वाला काल नहीं है, ये आपका क्या है, काल बोधक है। गुणवाचक जो विशेषण है इसमें आपका काल बोधक दिया हुआ है। जैसे नया, मतलब ये किसी काल का बोध करा रहा है कि कैसा है, ये नया कपड़ा है या कोई नई चीज है या कोई नया स्थान है। और ये क्या है, पुराना, पुराना कपड़ा, मौसमी फल, प्राचीन इतिहास, नव भारत, नूतन, क्षणिक, प्रागैतिहासिक, दैनिक यानी रोज, आगामी आगे का, टिकाऊ, कहते नहीं ये चप्पल बहुत टिकाऊ है, पत्रिका, कोई भी पत्रिका, कोई मैगजीन, वार्षिक, अर्धवार्षिक, इससे सारा क्या हो रहा है, हमें काल का बोध हो रहा है, यानी इससे हमें किसी काल के बारे में पता चल रहा है। अब हमारा नेक्स्ट आता है पॉइंट स्थान बोधक, मतलब स्थान से क्या बात है, किसी जगह के बारे में, उसकी मतलब उसकी विशेषता यहाँ पर पता चले। जैसे वो कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, ग्रामीणी व्यक्ति, यानी वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, और दूसरा व्यक्ति कैसा है, शहरी है, और ये चीज हमारे देश में बनी है तो देशी हो गई, और ये मुद्रा कैसी है, विदेशी है, यहाँ की जो फसल जो है वो कैसी हो गई, उजड़ गई, तो ये उजाड़ उसको शब्द को यूज कर सकते हैं। सतही, स्थानीय, क्षेत्रीय, चौरस, बाहरी, भीतरी, ये सारे हमें इससे क्या हो रहा है, इन शब्दों से हमें स्थान का बोध हो रहा है, किसी स्थान से जुड़ी हुई ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पता चल रही हैं। अब हमारा क्या है, गंध बोधक। अब ये सारे जो भी यहाँ पर जितने भी शब्द दिए हुए हैं ये सारे आपके गुणवाचक विशेषण में ही आ रहे हैं। हमारा गंध बोधक में आ जाएगा कैसा, सुगंधित, मतलब जिसकी अच्छी खुशबू हो, स्मेल हो, गंधहीन, जिसमें कोई महक या कोई खुशबू ही ना हो, बदबूदार, तो ये सारी चीजें हमारे ये सारे शब्द किसमें यूज हो जाएंगे, गंध बोधक में। अब इन शब्दों को आप क्या करिए, आप ध्यान में रख लीजिए एक बार कि हाँ ये शब्द यहाँ पर यूज होता है, तो इससे रिलेटेड कोई दूसरा भी शब्द आएगा तो भी आप अपने एग्जाम में अच्छे से इसको पकड़ लेंगे वहां पर कि हाँ ये कौन सा गुणवाचक है। हमारा अब नेक्स्ट क्या है, दिशा बोधक। जैसे दिशाएं तो हमें पता है, उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, ईशान, कोणीय, ये शब्द हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान इन चीजों पर नहीं जा पाता, तो इन चीजों को आप पकड़ कर रखिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारा अवस्था बोधक आ जाता है, यानी ये वस्तु जो है किस अवस्था में है या इंसान जो है किस अवस्था में है। इसमें क्या हो जाएगा, गीला, सूखा, शुष्क, आर्द्र, नमीदार, जला हुआ या पका हुआ या अधपका, ये सारी हमारे किसमें शब्द यूज होंगे, अवस्था बोधक में। अब आयु बोधक में यूज होंगे शब्द, जैसे बाल अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, जैसे आप लोग हैं युवावस्था में इस टाइम, वृद्धि यानी किसी चीज की बढ़ोतरी, अधेड़ उम्र, प्रौढ़ व्यक्ति आदि, ये सारे शब्द हमारे कहाँ यूज होते हैं, आयु बोधक में, जिससे हमें आयु का पता चले कि ये वस्तु या व्यक्ति कितना पुराना है। अब देखिए दशा बोधक, किसी चीज की दशा का ज्ञान होना, कहते नहीं तुम्हारी दशा कैसी है, बेहद दयनीय दशा है, तो यहाँ पर देखिए इसकी दशा कैसी है, दुबला है ये, इसका शरीर भारी है, वो व्यक्ति गरीब है, यह जानवर पालतू है, यह बहुत ही उद्यमी है, इसको ये एक रोगी है, ये निरोगी है, वो व्यक्ति स्वस्थ है, बीमारी या तंदुरुस्ती। आपको इस टाइम किस अवस्था में रहने की जरूरत है, इस दशा में स्वस्थ, मतलब स्वस्थ रहना है आपको, स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे, क्योंकि कहते नहीं है कि एग्जाम को देने के लिए ज्यादा ये जरूरी नहीं कि आपने कितना ज्यादा पढ़ा है, कितना ज्यादा मेहनत की, उससे ज्यादा क्या आपके लिए जरूरी हो जाता है, आप कितने स्वस्थ हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अब ये कोटेशन किसने कही है वो आप कमेंट में बताइएगा।
आकार बोधक, यानी कोई भी जो वस्तु है वो हमारी किस आकार में है, या कोई व्यक्ति है उसका आकार कैसा है। तो उसमें देखिए चौकोर, यानी ये बोर्ड जो है वो कैसा है, चौकोर है। वो व्यक्ति कैसा है, सुडौल है। वो चौड़ा है, ये तिरछी वस्तु है। वो व्यक्ति तिगना है या वो बौना है, ये वस्तु वृत्ताकार है, आदि शब्द। यहाँ पर ये सारे शब्द किसमें यूज होंगे, आकार बोधक में, जिससे हमें किसी का आकार पता चले। अब स्पर्श बोधक, अब आप कह रहे होंगे स्पर्श शब्द ये भी गुणवाचक में आ गया। बिल्कुल, स्पर्श शब्द भी हमारा किसमें होगा, गुणवाचक में। जैसे हम किसी वस्तु को जब छूते हैं तभी तो हमें पता चलता है कि वो वस्तु कठोर है या मुलायम है, किस तरीके की है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमें बिना स्पर्श के ही पता चल जाती हैं कि ये कठोर होंगी। जैसे ये पेन है, आपको दिख रहा हो कि ये जाहिर सी बात है कठोर ही होगा। जैसे ये बोर्ड है, ये भी कठोर है। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगे, स्पर्श बोधक में। और ये कैसा है, नर्म है। जमीन कैसी है, खुरदुरी है। और ये कैसा है, बहुत ही सख्त, सख्त, गर्म, और क्या है, ठंडा। ये शब्द किसमें यूज होते हैं, ये शब्द हमारे स्पर्श बोधक में यूज हो जाते हैं। अब हमारा स्वाद बोधक, जिससे हमें किसी चीज के बारे में, जब हम कुछ खाते हैं तो उसका हमें टेस्ट पता चले कि वो कैसा टेस्ट की है, कैसा उसका स्वाद है, तो वो किसमें आ जाएगी, वो भी हमारे गुणवाचक में। क्योंकि किसी चीज को जब हम टेस्ट करते हैं तो हम उसका गुण ही तो बताते हैं कि ये किस प्रकार की है, खट्टी है, कड़वी है, मीठी है, या मतलब विषैली है, या कसैली है, या इसका टेस्ट नमकीन है। तो ये सारे शब्द हमारे किसमें यूज हो जाएंगे, स्वाद बोधक में। और ये देखिए, अब ये देख कितने प्रकार के हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी देखिए यहाँ पर 13 टाइप तो ये हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या रटना पड़ेगा, 13 टाइप को आपको क्या करना है, बस समझना है, शब्दों को एक बार देखना है कि हाँ ये कैसे क्लियर होंगे, और उनको क्या करना है, बस ध्यान में रखना है। अब देखिए आगे हमारा क्या रहने वाला है, हमारे वहां पर जो थे गुणवाचक विशेषण जो थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा कौन सा है, ये हमारा रहने वाला है संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए संख्या से तो पता चल रहा है कि संख्या के बारे में ही बताएगा। अब ये संख्या भी कैसी होगी, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है। इसके बारे में पता चलता है कि संज्ञा यहाँ पर कितनी संज्ञाओं का यूज हुआ है, कितने सर्वनाम यूज हुए हैं। लेकिन यहाँ पर भी ये 2 प्रकार की हो जाती है। इसमें 2 प्रकार की कैसे हो जाती है, एक होते हैं अनिश्चय संख्यावाची और एक हो जाएगा निश्चय संख्यावाची। अब देखिए 10 आदमी है तो ये कैसे हैं, 10 बिल्कुल गिनने में आ रहे हैं, ये निश्चित संख्यावाची हो गया। 100 रुपए, ये भी कौन सा संख्यावाची हो गया, निश्चित संख्यावाची। कुछ पेन, अभी देखिए अनिश्चित संख्यावाची हो गया, कुछ पेन। अब यहाँ पे गिनती क्लियर नहीं हो रही है, कितने पेन है, कुछ आदमी, कुछ लड़के, कई व्यक्ति। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाची में आ गई, और ये हमारे निश्चित संख्यावाची, और ये दोनों मिलाकर के हमारे किस में आ जाएंगे, संख्यावाची विशेषण। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये पूछ सकता है कि मतलब ये बताइए इस वाक्य में यूज होने वाला शब्द निश्चित संख्यावाची विशेषण है या अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो हम यहाँ पर जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया उस हिसाब से आप अगर क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि निश्चित संख्यावाची में आ रहा है या अनिश्चित संख्यावाची में। तो चलिए अपना अगला पॉइंट देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। जैसा अभी मैंने आपको बताया था, कितने प्रकार के हो रहे हैं हमारे, 2 प्रकार के। अब 2 प्रकार में एक हमारा आ गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिससे हमें संख्याओं की निश्चितता का ज्ञान हो। ये हमारी क्या कहलाएंगे, निश्चित संख्यावाची विशेषण। जैसे 100 रुपए, और क्या हो जाएगा, 20 पेन, और क्या हो जाएगा, 10 टॉफी। ठीक है, यहाँ पर हमें बिल्कुल इसकी निश्चित संख्याओं का बोध हो रहा है। तो ये हमारी सारी क्या हो गई, निश्चित संख्यावाची। अब आगे देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या रहने वाला है। हमारा अगला पॉइंट है
निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कई सारे उपभेद में विभाजित किया जाता है। अभी हमने देखा था कि निश्चित संख्यावाची तो है और उसके साथ में एक शब्द है अनिश्चित संख्यावाची, वो समझ लिया था। अब निश्चित संख्यावाची के कितने भेद होते हैं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ से जब ये इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तब लगता है कि अरे अभी तो पढ़ा ये था और यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ गया। तो ज्यादातर हमने कोशिश की है कि आपके एग्जाम में विशेषण और विशेषण से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाया। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर सारी चीजों को सेट किया गया है। सबसे पहले हमारा आ जाता है पॉइंट गणनावाचक। कौन सा रहता है? गणनावाचक। अब गणनावाचक क्या है? जिन विशेषण शब्दों से अंक या गिनती का ज्ञान होता है। गणना करते हैं किसी चीज की, जैसे जनसंख्या की गणना और हमारे किसी दूसरे कार्य की गणना, तो उसमें क्या होता है? गिनती का यूज होता है, नंबर्स का, डिजिट्स का यूज होता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? गणनावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें आ जाता है 1, 2, 10, 15, आधा, 3.5, सवा, पौन। तो जिनमें भी संख्याओं का यूज हो रहा है, जो गिनने में आ रही हैं, वो सारी क्या कहलाती हैं? गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब गणनावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि गणनावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं या निश्चित संख्या, ये तो सारे उपभेद में आ जाएगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि गणनावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? इसके दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से हो जाते हैं? एक होता है अपूर्ण संख्या विशेषण और दूसरा होता है पूर्ण संख्या वाचक विशेषण। अपूर्ण संख्या वाचक, अपूर्ण संख्या वाचक विशेषण और दूसरा हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्या वाचक विशेषण। जैसे जिसके द्वारा अपूर्ण संख्याओं का बोध होता है वो क्या क्या कहलाती है? अपूर्ण संख्या वाचक विशेषण। जैसे सवा, डेढ़, पौन, आधा, पौना, सवा, साढ़े, ये सारी चीजें हमें क्या दिखाती हैं? इनसे बताता है कि गिनती जो है, संख्या जो है वो कैसी है? अपूर्ण है, आधी है, आधी अधूरी है, बिल्कुल एकदम निश्चित संख्या नहीं है कि 10, 20, 30, 40 इस तरीके से हो। तो ये जिसमें आधा या सवा या पौन या पाव ये लगा होगा तो वो हमारी किस में आ जाएगी? अपूर्ण संख्या में आ जाएगी। क्योंकि ये देखिए आप यहाँ से अंदाजा लगा, बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनको भी समझ में नहीं आता कि आधा क्या है, पौन क्या है, सवा क्या है। तो वहां से भी आप ध्यान रखते हैं कि संख्याएं अपूर्ण होती हैं तो उन्हें समझ में नहीं आती। लेकिन जब संख्याओं को पूर्ण करके हम उनको बताते हैं कि नहीं ये 10 पेन है या 15 टॉफीज हैं या 20 चॉकलेट्स हैं, तो उनको समझ में आ जाता है। तो यही सारी चीजें यहाँ पर आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट को बेसिक चीज से जोड़ा करिए। जब हम कॉन्सेप्ट को बेसिक चीजों से लेकर चलते हैं तो हमारे बहुत ही जल्दी क्लियर भी हो जाते हैं और हमारे माइंड में एकदम सेट हो जाते हैं। पूर्ण संख्या में तो आ जाएगा 1, 2, 4, 20, 1000, 500, 2000 इस तरीके से। अब अगला पॉइंट हम चलते हैं क्रमवाचक विशेषण। क्या होता है हमारा? क्रमवाचक विशेषण। हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक, फिर हमने पढ़ा अपूर्ण संख्यावाचक और क्या पढ़ा? पूर्ण संख्यावाचक विशेषण। अब देखते हैं हमारा क्रमवाचक में क्या है। क्रमवाचक विशेषण, किसी क्रम का पता चले, संख्या के क्रम का पता चले। जैसे ये 10वां, 100वां, पहला, दूसरा, तो ये सारी चीजें हमें क्या पता चली? क्रम पता चल रहा है। जैसे जब हम बच्चों को क्लास में रो में खड़ा करते हैं तो कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, तो इस तरीके से हमें क्या पता चलता है? उनका क्रम पता चलता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? क्रमवाचक विशेषण। अब तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में क्या आता है? संज्ञा सर्वनाम के कितने गुण या कितने गुणन में है। जैसे इकहरा, दोहरा, 3 गुना, 100 गुना, 5 गुना, 2.5 गुना, ये सारे इसमें आ जाती है। तो ये हमारा किसमें आता है? आवृत्ति बोधक में, जिससे हमें शब्दों की या लेकिन ये क्या है? गणनावाचक है तो इसमें हमें संख्याओं के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर संख्याएं में 3 गुना, 100 गुना, 4 गुना, तो ये सारी चीजें हमारे किसमें आ जाएंगे? ये शब्द हमारे यूज होंगे आवृत्तिवाचक में। अब देखिए हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? समुदायवाचक। जैसे कहते नहीं किस समुदाय में ये व्यक्ति रहता है या ये व्यक्ति उस समुदाय का है, तो समुदाय से हमें क्या पता चलता है? किसी के समूह का बोध होता है, यानी किसी ग्रुप के बारे में पता चलता है, वो हमारा क्या हो जाता है? समुदायवाचक विशेषण। इसमें जैसे तीनों क्या हो जाएगा? ये तीनों, दोनों, तीनों, पांचों, सभी,
दोनों के दोनों, सब के सब, ये शब्द जैसे हैं, ये शब्द से क्या बनता है आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ज्यादातर बन जाते हैं कि दोनों के दोनों, सब के सब, ये क्या है, किसमें आएगा, तो ये हमारा किसमें आ जाएगा, समूहवाचक में, समुदाय बोधक जिसे कहेंगे। अब हमारा पांचवा जो पॉइंट है प्रत्येकवाचक। प्रत्येक से पता चल रहा है कि इसमें सभी को लिया गया। अब समुदाय में भी सभी हैं और प्रत्येक में भी सभी हैं, बस शब्दों का हेर फेर है। यहाँ पर पांचों, दोनों, तीनों, सबके सब, दोनों के दोनों, लेकिन यहाँ पर कौन से शब्द यूज हुए हैं, प्रत्येक, हर एक व्यक्ति, हर दिन ऐसा काम होता है, हमको हर दिन पढ़ना चाहिए, हर सप्ताह हमें अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, हर बार कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपना इम्प्रूवमेंट को एक एक करके हर टॉपिक को क्लियर करना चाहिए। दो दो, कोई भी दो व्यक्ति या दो दो करके, इस तरीके से देखिए यहाँ पर शब्दों के बीच में हमने स्पेस का यूज किया है, लेकिन यहाँ पर शब्दों के बीच स्पेस नहीं है, बल्कि क्या है, दोनों, तीनों, पांचों, सभी, दोनों के दोनों, सबके सभी, ये हमारा समुदायवाचक हो गया और ये हमारा प्रत्येकवाचक हो गया। अब देखिए हमारा, जैसे अभी वहां पर हमने पढ़ा था निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची के ही वो सारे भेद थे जो हमारे अभी चल रहे थे, गणनावाचक है, अपूर्ण संख्यावाचक है, पूर्ण संख्यावाचक है। अब ये हमारा किसमें आ गया, अनिश्चित संख्या। अनिश्चित का मतलब ही पता चल रहा है कि संख्याएं तो हैं लेकिन कैसी हैं, अनिश्चित हैं, जिनका हमें ठीक तौर से ज्ञान नहीं है कि ये कितनी एग्जैक्ट ये है कितनी। जैसे कई लोग, कितने लोग हैं, कई लोग। अब वहां पर अगर कोई पूछे कि मतलब कितने लोग थे, आपने क्या कहा, कई लोग, यानी बहुत सारी संख्या में थे, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता ना कितने थे, तो ये कई शब्द जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक होगा। जैसे सब कुछ, सब कुछ समाप्त हो गया, कैसा हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, तो सब कुछ जो शब्द है वो हमारा वो किसमें है, अनिश्चित संख्यावाची में। कुछ आदमी या कुछ लड़के, बहुत सारे छात्र, ये सारे शब्द हमारे कहाँ यूज हो रहे हैं, अनिश्चित संख्यावाचक के लिए। आई होप यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। ये देखिए परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण क्या होगा, एक होता है परिणाम, परिणाम यानी रिजल्ट, और एक हमारा होता है परिमाण। परिमाण में ज्यादातर वो चीजें आती हैं जो हमें नाप कर, तौल कर दी जाती हैं, वो हमारी किसमें आ जाती हैं, परिमाणवाचक में। तो परिमाणवाचक की डिफिनीशन पढ़िए आप, क्या कह रहा है कि जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा तथा माप तौल का, किसका, माप तौल का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे 5 किलो गेहूं, 4 मीटर कपड़ा, 10 किलो आम, या थोड़े से आलू, कुछ सब्जियां। तो ये देखिए कुछ, थोड़े से, ये किसका बोध करा रहे हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ पर भी दो तरीके से हमारा परिमाण हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा निश्चित और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित, यानी निश्चित परिमाणवाची और अनिश्चित परिमाणवाची, जिनसे हमें संख्याओं का बिल्कुल निश्चितता का ज्ञान हो, एग्जैक्ट संख्याएं पता चले, वो हमारे निश्चित में आ जाएंगी, और जिनसे हमें कुछ, थोड़े, इन सारे शब्दों का ज्ञान हो, वो हमारी किसमें कहलाएंगी, अनिश्चित परिमाणवाचक में। अब हमारा देखते हैं परिमाणवाचक के कितने भेद होते हैं। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लें आपसे कि परिमाणवाचक के कितने भेद होते हैं, तो परिमाणवाचक के हमारे पास कितने भेद होते हैं, दो। इसके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक हमारा निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। और परिमाणवाचक क्या है, जिससे हमें माप तौल का ज्ञान होता है, वो परिमाणवाचक होती हैं। जब हमें संख्याओं का बिल्कुल एग्जैक्ट पता होता है कि निश्चित है संख्याएं, बिल्कुल जैसे 10, 5, 20, 7 कुंटल, 2 कुंटल, 4 सेर, तो ये हमारी क्या हो गई, निश्चित परिमाणवाची हो गई। और वही हमें अगर पता चलता है कि कई लोग, सब कुछ, कुछ आदमी, बहुत सारे छात्र, बहुत सारी किताबें, कुछ पेन, तो ये सारी चीजें हमारी किसमें आ जाएंगी, अनिश्चित परिमाणवाचक में। अब देखिए हमारा क्या है, अब यहाँ पर पॉइंट को क्लियर कर लीजिए कि सर्वनामिक विशेषण क्या है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है, अब हमारा चल रहा है कि सर्वनामिक विशेषण। तो देखिए, अब देखिए नामिक तो पता है हमें क्या होता है, अब सर्व क्या है, सार्वनामिक। जैसे हम संज्ञा सर्वनाम का यूज करते हैं, यानी संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु या किसी स्थान का नाम, वहीं पर सर्वनाम क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है हमारा
संज्ञा या किसी स्थान के नाम पर जो दूसरा नाम प्रयोग किया जाए, जैसे हम राम ना बोलकर क्या कहें, वो लड़का, या शहर ना बोलकर क्या कहेंगे, उस जगह। तो ये सारे जो हम यूज करते हैं शब्द, ये हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनामिक शब्द कहलाते हैं। और जो विशेषता बताते हैं संज्ञा सर्वनाम की, तो वो, और वही शब्द जो उस सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, विशेषण। तो इससे हमारा शब्द बन गया सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए, इसकी डिफिनेशन को पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं है, इतना अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है कि सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। किसके रूप में, विशेषण के रूप में। जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप किसी संज्ञा के पहले आकर, किसके पहले आकर, संज्ञा के पहले आकर उसके क्षेत्र को सीमित कर दे। कैसा कर दे, सीमित कर दे, मतलब उसको क्या कर दे, उसको बांध दे एक जगह पे, तो उसको क्या कहेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, सर्वनाम ना रहकर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे अभी हमने सर्वनाम पढ़ा था कि सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा के स्थान पर यूज हो, लेकिन अब उसने क्या कर दिया, उस नाम ने उस सर्वनाम को क्या कर दिया, सीमित कर दिया, कि मतलब इससे आगे ना तो वो बढ़ेगा ना ही घटेगा, तो वो हमारा क्या कहलाया, सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण हमारा एक तो मौलिक सार्वनामिक होगा, एक हमारा यौगिक सार्वनामिक हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, यह लड़का मेरे गांव का है। कहाँ का है, ये लड़का मेरे गांव का है। अब ये देखिए, यह क्या है, यह सर्वनाम यूज हुआ है, और किसके साथ, किस संज्ञा के साथ, लड़का के साथ। अब ये क्या कह रहा था यहाँ पर कि वह सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आकर, संज्ञा के पहले, तो ये संज्ञा के पहले क्या आ गया, यह आ गया। तो इसने क्या कर दिया, इसने इसको सीमित कर दिया कि ये लड़का कहाँ का है, ये मेरे गांव का है। अब दूसरा हमारे पास देखिए, वह घर मेरे चाचा का है। अब देखिए, घर तो है ये, लेकिन घर के आगे हमने एक सर्वनाम लगा दिया, तो ये क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया कि वह घर किसका है, वह घर मेरे चाचा का है। अब दूसरा क्या है हमारे पास, कौन सी किताब तुम्हारी है। अब देखिए, बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पर, मतलब 2 3 4 5 जो भी आपके क्लास में होंगी, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी किताब तुम्हारी है। इसने सीमित कर दिया ना कि इतनी ही किताबें हैं, अब आप बताइए कि इनमें से आपकी कौन सी किताब है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो गई कि सार्वनामिक विशेषण क्या है। अगर सार्वनामिक विशेषण से कोई क्वेश्चन बनता है तो उम्मीद है कि आप यहाँ से कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं हमारा आगे का पॉइंट क्या रहने वाला है। व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। अब 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो भी देखिए। व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। कितने, 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, एक है हमारा मूल सर्वनामिक विशेषण और दूसरा है हमारा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। मूल सर्वनामिक क्या होते हैं, जो कभी भी बदलते नहीं है, यानी जो मूल ही रहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का बिना किसी रूपांतर के इनको कभी चेंज नहीं किया जा सकता और जैसे हैं वैसे ही यूज होंगे हमेशा, तो ये क्या कहलाते हैं, मूल सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह लड़का, वह लड़की स्कूल जा रही है, तो देखिए वह शब्द जो है, सर्वनाम जो है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। ये हमेशा वह लड़की के लिए भी यूज होगा और वह लड़के के लिए भी यूज होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मूल सार्वनामिक विशेषण हो गया। कुछ विद्यार्थी, अब ये कुछ का कुछ ही तो होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ का कुछ ही रहेगा, तो ये हमारा क्या होगा, मूल सार्वनामिक विशेषण। कोई मेरा, अब कोई शब्द को तोड़ के देखिए कि ये शब्द टूटेगा, किसी में नहीं टूटेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, तो ये हमारे क्या हो गए, मूल सार्वनामिक। ठीक है, अब हमारा आगे का पॉइंट है यौगिक सर्वनाम। यौगिक पता है, योग करना, जोड़ना किसी चीज को। जिन सर्वनाम शब्दों का रूपांतर के बाद प्रत्यय आदि जुड़ जाने के बाद विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, उन्हें यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का रूपांतर के बाद, इनको क्या कर दिया, रूपांतर कर दिया, और इनका रूपांतरण नहीं हो सकता, वो कौन से होते हैं, हमारे मौलिक। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, यौगिक सर्वनाम में देखिए, ऐसा आदमी नहीं देखा। कैसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा।
ये यौगिक कर दिया ऐसा आदमी। अब देख कितने रुपए, कितने रुपए, अभी यहाँ पर यूज क्या था, कोई या कुछ, और इसमें क्या कर दिया, कितने रुपए। तुम इतना पढ़ लोगे, तुम इतना पढ़ लोगे। इससे मतलब नहीं है कि ये इंटरोगेशन है या पूर्ण विराम है। मेन मेन क्या है, आपको इस वाक्य को देखना, इस वाक्य में इस शब्द को देखना है कि ये शब्द हमारा यौगिक सार्वनामिक है या हमारा मूल सार्वनामिक है। तो आपको समझ में आया। जब हम दो को क्या कर देंगे, एक बात को पूरा करने के लिए दो को करके दिखाएंगे, दो को जोड़ेंगे, ऐसा आदमी, कितने रुपए, तुम इतना पढ़ लोगे, तो ये शब्द हमारे कौन से हो जाएंगे, यौगिक, यौगिक सार्वनामिक, और ये हमारे कौन से हो जाएंगे, मूल सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दिया करिए, ताकि हम आपको समझा सकें अगले क्लास में। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या है, विशेषणों की तुलनात्मक अवस्था। विशेषण में हमारा ये जो टॉपिक रहता है ये हमारा लास्ट होता है। इसमें क्या करना है, हमें तुलनात्मक अवस्था बतानी है। विशेषणों की तुलनात्मक, तुलना करना, कंपेयर करना। तो कंपेयर किनके बीच होगी, दो चीजों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, दो वस्तुओं के बीच। तो इसमें कह रहा है दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण दोष आदि को पारस्परिक तुलना विशेषण की तुलनात्मक विशेषण कहलाते हैं। यानी पारस्परिक तुलना करना क्या कहलाता है, हमारा तुलनात्मक विशेषण। अब इसमें तुलनात्मक विशेषण में क्या क्या रहेगा, इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। और तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं हमारी, एक होती है हमारी मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है। अब इसमें मूल अवस्था क्या होगी, मूल अवस्था अपने मूल रूप में ही रहती है। इस अवस्था में किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं की जाती, यानी जैसा शब्द है वैसा ही रहेगा। जैसे सोहन अच्छा लड़का है, मीरा अच्छी लड़की है। अब ये देखिए मूल अवस्था है इसका, अच्छा, अच्छी, श्रेष्ठ और सुंदर, और बहुत सारे शब्द आ जाएंगे यहाँ पर। तो वो हमारे शब्द कैसे हैं, हमारे मूल शब्द हैं, और ये हमारे कहते हैं मूलावस्था कहलाती है इसकी। अब देखिए अब हमारा क्या रहने वाला है मूलावस्था में, देखिए, और मूलावस्था में ये सारे शब्द आपके क्लियर हो गए। जिसकी तुलना ना की जाए, जो शब्द जैसा है वैसा ही यूज हो, उसको क्या कहेंगे, मूलावस्था विशेषण। अब देखिए उसमें दूसरा रहने वाला है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में क्या होता है, एक हमारी मूलावस्था हो गई, उत्तरावस्था है। उत्तरावस्था में हमारा क्या रहेगा, इस अवस्था में दो व्यक्ति, दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ तुलना की जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम उत्तरावस्था कहेंगे। अब देखिए हमारा अगला क्या रहने वाला है, जैसे राहुल श्याम से अच्छा है। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक हमारा है राहुल और एक हमारा है श्याम। जब इन दोनों की तुलना होगी तभी तो हम बता पाएंगे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है। तो देखिए राहुल और श्याम में कौन अच्छा है, राहुल श्याम से अच्छा है, मतलब अच्छा कौन है, राहुल। इस तरीके से तुम्हारा घर मेरे घर से बेहतर है, किसका घर, तुम्हारा घर। तो यहाँ पर दो घर हैं, एक मेरा और एक तुम्हारा। तो इन दोनों घरों के बीच तुलना की जा रही है ना, कंपेयर करना। एक होता है हमारा, ये होता है कंपैरेटिव डिग्री, कौन सी, कंपैरेटिव डिग्री। और जो वो हमारा एक था मूलावस्था। अब देखिए हमारा दूसरा क्या है, तीसरा है हमारा उत्तमावस्था। उत्तम मतलब सबसे अच्छी, सबसे उच्चतम, सबसे उत्तम। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में दो से अधिक, पहली वाली में क्या था, सिर्फ एक ही होगा, वही मूल होगा, मूलावस्था होगा। और दूसरे में क्या है हमारा, उत्तरावस्था होगा, यानी कंपैरेटिव डिग्री होगा, जिसमें दो या दो वस्तुएं या दो व्यक्ति होंगे। अब थर्ड जो है हमारा, इसमें दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी होंगे, लेकिन इसमें अकेला नहीं होगा, इसमें दो से अधिक होंगे। व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना में किसी एक को, दो भी होंगे, दो से अधिक भी होंगे, लेकिन उनमें से किसी एक को सबसे अच्छा बताया जाएगा, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ बताया जाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा उत्तमावस्था कहलाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। जैसे समायरा सबसे अच्छी छात्रा है।
अब पूरे क्लास में यहाँ पर बात की गई है ना, ये पूरा क्लासरूम है, यहाँ पर बहुत सारे लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, लेकिन सर ने क्या कहा यहाँ पर कि समायरा जो है वो सबसे अच्छी छात्रा है, मतलब छात्र और छात्राओं में मिलाकर समायरा जो है वो सबसे अच्छी छात्रा है। तो सबसे अच्छी, सबसे शब्द यूज हुआ, तो ये क्या बता रहा है, उत्तमावस्था को बता रहा है। सबसे बढ़कर, सर्वाधिक, सभी, सबसे, सर्वोच्च, श्रेष्ठम, ये शब्द जब यूज होंगे तो ये किसमें आ जाएंगे, ये हमारे उत्तमावस्था के शब्द होंगे। अब देखिए इसी को अभी आपको थोड़ा और समझाते हैं। उत्तमावस्था उत्तरावस्था में लगाने के लिए क्या करते हैं, कुछ इसकी पहचान भी होती है। अब इसको ट्रिक के साथ सीख लेते हैं कि इसमें पहचान क्या होगी। इसमें हम पता क्या करते हैं, जैसे इसमें शब्द को उत्तमावस्था में लगाने के लिए हम शब्द का तम का यूज कर देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, तर का, यानी श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतर। ये देखो, सबसे बढ़कर, अधिक, सब, सर्वोच्च, श्रेष्ठतम, इसमें तर शब्द का यूज करते हैं और इसमें तम शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें उत्तरावस्था में तर शब्द का यूज करते हैं, उत्तमावस्था में शब्द को अधिक, बेहतर दिखाने के लिए तम शब्द का यूज करते हैं, और मूलावस्था में तो आपको पता है जैसा शब्द होता है वैसा ही रहेगा, ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, उत्तमावस्था। अगर इसको आप और भी अच्छे तरीके से देखना चाहें तो उसको भी दिखा लीजिए। जैसे एक हमारा है लघु, यहां पर लिख लीजिए लघु, इस तरीके से लिखिए लघु। अब लघु का क्या होगा, बनाइए, उसकी उत्तरावस्था बनाइए और उत्तमावस्था बनाइए। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये लघु, ये हमारी मूलावस्था है। कौन सी अवस्था है, मूल अवस्था है। और यहाँ पर हम देखेंगे उत्तरावस्था, जैसे आपके दी हुई है वैसे देख लेते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे उत्तमावस्था। देखिए लघु का क्या हो जाएगा, जैसा मैंने अभी कहा था कि उत्तरा में हमें क्या करना है, तर लगा देना है। हमें क्या कर देना है, हमें तर लगा देना है, तो हो जाएगा हमारे पास, इसका हो जाएगा लघुतर। लघुतर, इस तरीके से उत्तमावस्था बनेगी। यहाँ पर देखिए रा यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर माँ आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लघुतर, और दूसरा क्या होगा हमारा लघुतम। ये क्या हो जाएगा हमारा लघुतम। इसी तरह से कोई दूसरा शब्द हम देख लेते हैं, दूसरा शब्द हम देख लेते हैं उच्च, तो ये क्या हो जाएगा उच्चतर, और ये हमारा क्या हो जाएगा उच्चतम। तो आपको ये सारी चीजें पता चल गई ना, ये सारे शब्द आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि उत्तमावस्था कहाँ यूज होती है और उत्तरावस्था कहाँ यूज होती है। आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है, सारा कंक्लूजन इसका यही है कि आपको तर और तम लगा देना है, उत्तमावस्था और आपकी उत्तरावस्था हो जाएगी। और हाँ, एक चीज आपको यहाँ पर और बता देते हैं, वो भी ट्रिक के साथ आपको समझा देते हैं। जैसे एक होता है, अभी हमने पढ़ा था सार्वनामिक विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण कौन कौन से होते हैं, यौगिक, सर्वनाम। सर्वनामिक विशेषण तो हमें बताया कि यह, वह, इसका, उसका, ये सारे शब्द जब यूज करते हैं तो हमारे कौन से शब्द जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण। अब हम यौगिक सर्वनाम के लिए कौन से शब्दों का यूज कर लेते हैं, जैसे वह शब्द से बनने वाले यौगिक सर्वनाम देखिए, वह, और एक हमारा होता है, एक हमारा हो गया वह शब्द, और एक हमारा क्या बनता है, एक हमारा बनता है, एक हमारा वह शब्द हो गया, एक हमारा होता है यह। कौन सा होता है हमारा, यह शब्द, और एक हमारा होता है जो, और एक शब्द हमारा हो जाता है कौन। कौन होता है, कौन। अब इनसे देखिए कौन कौन से यौगिक सर्वनाम हमारे बनेंगे।
यौगिक सर्वनाम वहां से कौन कौन से बन जाते हैं? 1 मिनट पानी। वहां से देखिए हमारे कौन कौन से बनते हैं। वहां से हमारे बन जाते हैं इतना, यहां से बन जाएगा जैसे इतना, इतनी, इतने। जा से बन जाएगा जितना, जितनी, जितने। ये सारे शब्द हमारे क्या हो गए? ये हमारे यहाँ और यहाँ से बन गए। जैसे वहां से क्या हो जाएगा? वहां से हमारा बन जाएगा उतना, उतनी, उतने। ये सारे शब्द हमारे यौगिक सर्वनाम हो गए। और कौन से हमारा क्या बन जाएगा? कितना, कितनी, कितने। ये सारे शब्द हमारे कौन से शब्द हो जाएंगे? हमारे यौगिक सर्वनाम के शब्द हो जाएंगे। अब ये हमारे वह और यह और जो और कौन, इनसे बनने वाले हमारे यौगिक सर्वनामिक शब्द ये हो गए। तो आपको ये सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी जब आप इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे इस क्लास को। आगे देखते हैं हमारा आगे पॉइंट क्या रहने वाला है। अब हमारी यहाँ पर विशेषण और विशेष्य की जो भी हमारी चीजें थी, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, यहाँ पर सारे क्लियर हो गए और पूरी कोशिश की गई कि आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो विशेषण विशेष्य के PYQs पर रहेगी, उसको भी आप देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी टीम के साथ, हमारे BTS क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।